नमस्कार। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय रहेगा कक्षा 9वीं चंद्र गहना से लौटती बेर। कविता। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। इस कविता में कवि ने प्रकृति का अनुपम वर्णन किया है। कवि चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसका किसान मन, जो उसका मन था किसान की भांति, खेत खलिहान के सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाता है और खेत में उगे तरह तरह के पौधों जैसे चने के पौधे, सरसों के पीले फूल और वहीं पर एक तालाब का की हलचल और आसपास की पहाड़ियाँ, कुछ पक्षियों के जोड़े की आवाज़ देखकर वो उसके सौंदर्य की अनुभूति करता है और इस शांत वातावरण को शहर के शोर से भी काफ़ी दूर जो स्थान है, इस प्रकार लेखक ने अपने शब्दों में इसका सुंदर वर्णन किया है। कविता आरंभ करते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सज धज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। ये पहला अंतरा इस कविता का। कवि इस अंतरे के माध्यम से कहना चाहता है कि देख आया चंद्र गहना देखता हूं दृश्य में। कवि चंद्र गहना नामक एक जगह से ऐसे स्थान को देख रहा है। अ, वह गांव के खेत की मेड़ पर अकेला खड़ा है। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि खेत की मेड़ होता है खेत की दीवार या खेत का किनारा जहां पे खेत समाप्त होता है, वहां पर अकेला बैठा है। वहां पे वो कुछ देखता है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चढ़ा चना। वहां पर एक बीते के बराबर एक छोटा सा ठिगना होता है, बहुत छोटा, छोटे कद का चना उसे दिखाई देता है। चने का पौधा दिखाई देता है जिसका कद बहुत ही छोटा होता है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, उसके सिर पर गुलाबी फूल है। ऐसा लग रहा है मानो उसने गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी हो। सज धज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली। उसके समीप, उसके नजदीक ही एक दुबली पतली सी अलसी का पौधा है और उसके ऊपर भी नीले रंग का फूल खिला हुआ है। देह की पीली, कमर की लचीली। वो जो पौधा है, अलसी का पौधा है, बहुत ही नाजुक और कमज़ोर सा है। ऐसा लगता है बहुत पतली है और उसकी कमर बहुत लचीली है। उसके सिर पर नीले फूल खिला हुआ है। कह रही है, जो छुए दूं हृदय दान उसको। और वो कह रही है, यदि कोई मुझे या कोई मेरे फूल को छुएगा तो मैं उसे अपने हृदय का दान दे दूंगी। इस प्रकार इस अंतरे में कवि का भाव यह है कि चने के पौधे पर नीले गुलाबी फूल और अलसी के नीले फूल, चने के सिर पे गुलाबी फूल और अलसी के नीले फूल प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं, उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं। प्रकृति का सुंदर सजीव चित्रण कवि ने इस अंतरे के माध्यम से किया है। इसमें, इस काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और भाषा सरल और स्वाभाविक है। चने के पौधे और अलसी के पौधे में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया है और बीते के बराबर और फूले फूल में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अंतरा आरंभ करते हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, व्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन,
आ गया है आज जैसे देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। व्याख्या। और सरसों की ना पूछो हो गई सियानी। कवि कहता है कि प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि जो सरसों का पौधा है वो पास में ही खड़ा है और ऐसा लग रहा है वो सयानी हो गई है अर्थात उसके हाथ पीले कर लिए गए हैं क्योंकि सरसों में पीले फूल खिले हुए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले करने का से तात्पर्य है कि वो उसका विवाह होने वाला है। ऐसा लग रहा है मानो वह हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। वो हाथ पीले करके ब्याह मंडप में पधारी हुई है ऐसा लग रहा है। और साथ ही में फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। ऐसा लग रहा है मानो फागुन का महीना आज गाता हुआ आ रहा है और कवि सरसों का स्वयंवर देख रहा है। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। ऐसा कवि ऐसा महसूस कर रहा है कि सरसों का स्वयंवर हो रहा है। हवा से सरसों के पौधे हिल रहे हैं मानो प्रकृति का प्यार प्रकृति के प्यार का आंचल इस निर्जन स्थान पर हिल रहा है। प्रकृति इन पौधों में अपना प्यार बरसा रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यह नगर, यह स्थान, यह खेत शहर से काफी दूर है। व्यापार करने वाले लोगों से या कल कारखानों से, उद्योगों से बहुत दूर है। और यहाँ पे नगरों में जैसा कि हम जानते हैं प्रेम दिखाई नहीं देता, लेकिन गांव की जो भूमि है वो प्रेम और प्रिय भूमि है। यह शहर से बिल्कुल ही अलग है। इस अंतरे में कवि कहना चाहता है कि सरसों के पौधे पीले फूलों के साथ अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और हवा से हिलने पर उड़ते आंचल के समान प्रतीत हो रहे हैं। इसमें भी सरल और खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सरसों का मानवीयकरण किया गया है क्योंकि सरसों को एक लड़की के रूप में चित्रित किया गया है कि उसके हाथ पीले कर दिए गए हैं, वो ब्याह मंडप में पधारी है। अनुराग अंचल इसमें शब्द आया है, उसमें अनुप्रास अलंकार है और प्रकृति का अनुराग अंचल में रूपक अलंकार है। आज का तीसरा अंतरा। और पैरों तले हैं एक पोखर उठ रही इसमें लहरियां नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है चट दबाकर चोंच में नीले गले में डालता है। और पैरों के तले एक पोखर मतलब छोटा सा तालाब। जहां पे कवि खड़ा है वहीं उस खेत के समीप पर एक तालाब है, छोटा सा तालाब है। कवि कहता है कि गांव के नीचे की ओर एक छोटा तालाब है, उसका जल नीला है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पानी है और उसकी सतह में उठ रही उसमें लहरियां, उस पानी में लहरियां उठ रही है, वो पानी हिल रहा है। नील तल में जो घास उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियां। पानी के लहरियां लेने से उसके तल में जो भूरी घास, उसके तल में भूरे रंग की घास जो उगी है वो घास भी लहरों के साथ साथ हिल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। जब उस तालाब के पानी में धूप पड़ती है
सूरज की धूप पड़ती है, सूरज दिखाई देता है और हम कवि उस पानी को जब देखता है तो उसकी आँखों में वो चमक, सूरज की चमक पड़ रही है और तब उस समय उसे चाँदी का एक गोल खंभा-सा प्रतीत होता है, मानो कोई उस तालाब में चाँदी जैसा कोई खंभा लगा हुआ है। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। उस तालाब के किनारे में बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जो काफी समय से वहां ऐसा लग रहा है मानो बैठे हैं और पानी की जो लहरियां हैं वो उसे छूकर वापस चले जाते हैं। मानो वो पत्थर उस तालाब से निरंतर पानी पी रहे हैं, पीते जा रहे हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि उन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। उसी तालाब में एक बगुला अपनी एक टांग को, एक पैर पर खड़ा है और एक टांग को पानी में डुबोए हुए बिल्कुल निंद्रा लुभाए ध्यान निंद्रा में खड़ा है। जैसे ही वह मीन चंचल, मीन अर्थात मछली को देखता है, अपने ध्यान को त्यागता है, भूल जाता है और चट दबाकर चोंच में नीले गले में डालता है और झट से मछली को पकड़कर अपने मुंह में डाल देता है, खा लेता है। इस अंतरे का भाव यह है कि गांव में तालाब का दृश्य बहुत ही मोहक है। इतना मोहक है कि कवि उस तालाब में उठने वाली लहरों, बगुलों के जो क्रियाकलाप हैं, जिस तरह से वो प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, घास लहरियां ले रहा है, पानी जल पी रहे हैं और बगुला निंद्रा में है, ध्यान निंद्रा में है, तो इन क्रियाओं को देखकर वो कवि उस जगह पे खो सा गया है, अपने मग्न हो गया है, उसे किसी बात का भी कोई ध्यान नहीं रह गया है। इस अंतरे में ग्रामीण क्षेत्र की प्रकृति का वर्णन किया गया है। भाषा सरल और सहज है, खड़ी बोली का ही प्रयोग है। एक चांदी सा खंबा, एक चांदी सा बड़ा सा गोल खंबा, इसमें रूपक अलंकार है और पत्थरों को भी इंसान के समान पानी पीते हुए दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार होगा। आज के लिए केवल इतने ही। अगली वीडियो में हम अगले 2 अंतरे इसके करेंगे। अतः आप स्वयं इसका अध्ययन भी करें, इसको समझने का प्रयास करें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।